ये कहानी हमें शहर के पुराने इंडस्ट्रियल इलाके से अली रज़ा ने भेजी है। उनका कहना है कि वो 10 साल से टैक्सी चला रहे थे, लेकिन एक रात ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात के 12 बजे सुनसान सड़क, टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स और एक गहरी चादर में लिपटी हुई औरत जो अचानक अंधेरे से सामने आ खड़ी हुई। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे कब्रिस्तान के पास वाले पुराने मोड़ तक जाना है। लेकिन जैसे ही टैक्सी शहर की आखिरी रोशनी से बाहर निकली, गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत गिरने लगा, रेडियो से अजीब आवाजें आने लगें और सबसे खौफनाक बात, उस औरत ने बिना बताए अली का नाम ले लिया। तो फिर सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर थी या उस खौफी मोड़ पर भटकती कोई रूह जो अपना अधूरा सफर पूरा करना चाहती है? रात की स्याही जब शहर की सड़कों पर फैलती है तो वो अपने साथ हजारों अनकही कहानियां और अनजाने डर लेकर आती है। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं पिछले 10 सालों से इस शहर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में टैक्सी चला रहा हूं। मेरा एक ही उसूल रहा है, जैसे ही सूरज ढलने लगे और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ रुख करें, मैं अपनी पीली काली टैक्सी लेकर अपने छोटे से घर की तरफ मुड़ जाता हूं। रात के सन्नाटे से मुझे हमेशा एक अजीब सी घबराहट होती थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा मुझ पर नजर रखे हुए हैं, जैसे सड़कों के किनारे खड़े ये पुराने पेड़ रात को अपनी जगह बदल लेते हैं। लेकिन उस दिन हालात कुछ अलग थे। मेरी छोटी बेटी की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब थी और डॉक्टर की फीस और दवाओं के खर्च ने मेरी जमा पूंजी खत्म कर दी थी। शाम के 7 बज चुके थे और मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं घर के लिए आटे का थैला ले जा सकूं। टैक्सी के स्टीयरिंग व्हील पर अपनी थकी हुई हथेलियां रगड़ते हुए मैंने एक गहरा सांस लिया। अली, आज हिम्मत करनी होगी, सिर्फ एक रात की बात है, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। शहर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, दुकानों के शटर गिरने की आवाजें गूंज रही थीं। और सबसे खौफनाक बात, उस औरत ने बिना बताए अली का नाम ले लिया। तो फिर सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर थी या उस खूनी मोड़ पर भटकती कोई रूह जो अपना अधूरा सफर पूरा करना चाहती है? रात की स्याही जब शहर की सड़कों पर फैलती है तो वो अपने साथ हजारों अनकही कहानियां और अनजाने डर लेकर आती है। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं पिछले 10 सालों से इस शहर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में टैक्सी चला रहा हूं। मेरा एक ही उसूल रहा है, जैसे ही सूरज ढलने लगे और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ रुख करें, मैं अपनी पीली काली टैक्सी लेकर अपने छोटे से घर की तरफ मुड़ जाता हूं। रात के सन्नाटे से मुझे हमेशा एक अजीब सी घबराहट होती थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा मुझ पर नजर रखे हुए है, जैसे सड़कों के किनारे खड़े ये पुराने पेड़ रात को अपनी जगह बदल लेते हैं। लेकिन उस दिन हालात कुछ अलग थे। मेरी छोटी बेटी की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब थी और डॉक्टर की फीस और दवाओं के खर्च ने मेरी जमा पूंजी खत्म कर दी थी। शाम के 7 बज चुके थे और मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं घर के लिए आटे का थैला ले जा सकूं। टैक्सी के स्टीयरिंग व्हील पर अपनी थकी हुई हथेलियां रगड़ते हुए मैंने एक गहरा सांस लिया। अली, आज हिम्मत करनी होगी, सिर्फ एक रात की बात है, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। शहर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, दुकानों के शटर गिरने की आवाजें गूंज रही थीं। मैंने टैक्सी को एक बार फिर स्टार्ट किया और सवारियों की तलाश में निकल पड़ा। रात के 10 बजे तक सब कुछ ठीक रहा, कुछ मुसाफिर मिले, कुछ पैसे भी बने, लेकिन दिल के किसी कोने में वो डर अभी भी बैठा हुआ था। 12 बजे के करीब मैं शहर के सबसे पुराने और सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहा था। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स या तो टूटी हुई थीं या फिर रह रहकर टिमटिमा रही थीं। सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा, टायरों के रगड़ने की आवाज उस सन्नाटे में चीख की तरह गूंजी। एक औरत जो पूरी तरह से एक गहरे रंग की चादर में लिपटी हुई थी, वहां खड़ी थी। उसका चेहरा एक लंबे घूंघट की तरह चादर के साए में छुपा हुआ था। मैडम, कहाँ जाना है? मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी,
जैसे पुरानी लकड़ी के चरचराने की आवाज हो। शहर के बाहर जो पुराना मोड़ है कब्रिस्तान के पास, मेरा कलेजा धक से रह गया। वो इलाका शहर से काफी दूर था और वहां रात को परिंदा भी पर नहीं मरता था, लेकिन पैसे की मजबूरी और मुसाफिर की जरूरत को देखते हुए मैंने सिर हिला दिया। बैठिए, मैंने कहा और पीछे का दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आकर बैठ गई। उसके बैठते ही टैक्सी के अंदर एक अजीब सी महक फैल गई, जैसे पुरानी नमी वाली मिट्टी और बहुत समय से बंद पड़े किसी कमरे की गंध हो। मैंने रियल व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी चादर का धुंधला सा साया नजर आ रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। रास्ता काफी लंबा है और सड़कें भी खराब हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने बात शुरू करने की कोशिश की ताकि माहौल का भारीपन कम हो सके। मेरे पास बहुत वक्त है ड्राइवर, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट पैदा कर रही थी। जैसे ही हमने शहर की आखिरी सीमा पार की, माहौल बदलने लगा। बाहर की ठंडी हवा खिड़कियों के शीशों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। मैंने टैक्सी का हीटर ऑन कर दिया, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत गिरता ही जा रहा था। मुझे अपनी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगीं। आज सर्दी कुछ ज्यादा ही है ना? मैंने मिरर में देखते हुए पूछा। वो चुप रही। उसकी खामोशी किसी पत्थर की तरह भारी थी। मैंने बोरियत और डर को दूर करने के लिए एफएम रेडियो शुरू किया। पहले तो सिर्फ शोर सुनाई दिया, फिर अचानक एक पुराना गाना बजने लगा, लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई रिकॉर्ड बहुत धीमी रफ्तार पर चल रहा हो। अचानक आवाज फटने लगी और रेडियो से अजीब सी चीखें और सिसकियां आने लगीं। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। ये मशीनें भी कभी कभी पागल हो जाती हैं, मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा। गाड़ी का इंजन भी अब अजीब रवैया इख्तियार कर रहा था। कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी चीज टैक्सी को पीछे से खींच रही है, और कभी अचानक गाड़ी इतनी तेज हो जाती जैसे वो खुद ब खुद भाग रही हो। सड़क के दोनों तरफ घने झाड़ और पुराने बरगद के पेड़ थे, जिनकी टहनियां अंधेरे में लंबे हाथों की तरह लग रही थीं। अचानक उस औरत ने अपनी जगह बदली। वो अब पिछली सीट के बीचों बीच आ गई थी। मुझे शीशे में उसकी आंखों की हल्की सी चमक महसूस हुई, एक ऐसी चमक जो इंसानी नहीं लग रही थी। क्या तुम्हें रात से डर लगता है अली? उसने अचानक मेरा नाम लेकर पूछा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने एक हल्की सी हंसी हंसी जो किसी ठंडी लहर की तरह मेरे कानों से टकराई। यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स का नाम हवाएं जानती हैं। तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी सांसों की रफ्तार सब कुछ बता रही है कि तुम यहाँ नहीं होना चाहते। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, जबकि टैक्सी के अंदर कड़ाके की ठंड थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक गाड़ी का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। टैक्सी लुढ़कती हुई सड़क के किनारे एक अंधेरे मोड़ पर रुक गई। अरे ये क्या हुआ? अभी तो सर्विस कराई थी। मैंने घबराहट में चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने सिर्फ एक दबी हुई आवाज निकाली और फिर खामोश हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो बहुत दूर से लग रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि वो औरत अपनी सीट से थोड़ा आगे झुकी है। उसकी चादर मेरे कंधे को छू रही थी। गाड़ी खराब हो गई है, मुझे बाहर जाकर देखना होगा, मैंने कांपती आवाज में कहा। जल्दी क्या है अली? उसकी आवाज अब बहुत करीब थी, बिल्कुल मेरे कान के पास। रात अभी जवान है और तुम यहां अकेले हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ इतना सफेद था जैसे उसे खून की एक बूंद भी न छुई हो, और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी छुअन बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसा खिंचाव जिसने मेरे जिस्म को सुन कर दिया। उसने आहिस्ता से अपनी चादर हटाई। उसके बाल काले और लंबे थे जो किसी नागिन की तरह उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें बड़ी और गहरे काले रंग की थीं, जिनमें कोई पुतली नजर नहीं आ रही थी, बस एक अनंत अंधेरा था। उसके होंठ सुर्ख लाल थे, जैसे अभी अभी खून पिया हो। वो मेरी तरफ झुकी और उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस होने लगी।
उसकी सांसों में चमेली के फूलों और सड़ती हुई चीजों की एक मिलीजुली महक थी। तुम्हारी जिंदगी की जद्दोजहद, ये गरीबी, ये डर सब खत्म हो सकता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका हाथ अब मेरे सीने पर रेंग रहा था। उसके स्पर्श से मेरे जिस्म में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। ये डर और वासना का एक ऐसा मिला जुला एहसास था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने होंठों को मेरे कान के पास लाया और धीरे से उन्हें चूमा। वो चुंबन इतना ठंडा था कि मुझे लगा जैसे मेरी खाल जम जाएगी। मुझे देखो, उसने हुक्म दिया। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अब पूरी तरह से मेरे सामने था। वो बला की खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरती में एक ऐसी दहशत थी जो रूह को कांप दे। उसने अपना हाथ मेरी कमीज के बटनों पर रखा और एक एक करके उन्हें खोलने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन मेरे अंग उसकी छुअन पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उसका हाथ मेरी त्वचा पर सरक रहा था। उसके लंबे नाखून मेरे मांस में हल्का सा चुभ रहे थे। तुम्हें पता है अली, इस सड़क पर बहुत से लोग आए, लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं था। उसने अपनी चादर पूरी तरह गिरा दी। उसके जिस्म की रंगत चांदनी की तरह सफेद थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके गले के नीचे गई, मैंने देखा कि वहां एक गहरा जख्म था, जैसे किसी तेज धार वाली चीज से उसे काटा गया हो। जख्म से कोई खून नहीं निकल रहा था, बस एक काला सा साया वहां तैर रहा था। डर गए? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कुराहट अब डरावनी होती जा रही थी। उसने मुझे पीछे की सीट की तरफ खींचने की कोशिश की। उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। मेरा जिस्म उसके वश में था। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बर्फीली सुइयां एक साथ मेरे जिस्म में चुभोई जा रही हों। उसने अपनी जुबान मेरी गर्दन पर फेरी। उसकी जुबान खुरदरी और ठंडी थी, जैसे किसी जानवर की हो। यहां कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं। उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। जैसे ही उसने मुझे कसकर पकड़ा, मुझे महसूस हुआ कि मेरा दम घुट रहा है। उसके जिस्म से उठने वाली वो ठंडी लहर अब मेरे फेफड़ों तक पहुंच रही थी। उसकी आंखों में झांकते ही मुझे हजारों मरते हुए लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। मुझे समझ आ गया कि ये कोई औरत नहीं, बल्कि कुछ और ही है। नहीं, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज हल्क में ही फंस कर रह गई। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ से एक ट्रक की तेज लाइट हमारी टैक्सी पर पड़ी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उस औरत ने एक चीख मारी और पीछे हट गई। वो चीख इंसानी नहीं थी, वो किसी जंगली जानवर और तेज हवा के शोर जैसा मिश्रण था। रोशनी पड़ते ही वो फिर से अपनी चादर में सिमट गई। मेरा जिस्म अचानक ढीला पड़ गया और मैं हाँपने लगा। ट्रक तेज रफ्तार से पास से गुजर गया और उसकी आवाज ने उस जादुई सन्नाटे को तोड़ दिया। हमें चलना चाहिए, उसने फिर से उसी शांत और ठंडी आवाज में कहा, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैंने थरथराते हाथों से टैक्सी स्टार्ट की। इस बार चमत्कारिक तौर पर इंजन एक ही बार में शुरू हो गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस गाड़ी भगाता रहा। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और कपड़े अस्त व्यस्त थे। दिल अभी भी इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। कुछ ही मिनट में हम उस पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उनके बीच एक छोटा सा मजार जैसा बना हुआ था। यहीं रोक दो, उसने कहा। मैंने ब्रेक लगाए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैडम, किराया? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा फिर से छा गया। मैंने हिम्मत जुटाई और रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट खाली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टैक्सी के चारों दरवाजे बंद थे, खिड़कियां चढ़ी हुई थीं। कोई भी इंसान इतनी जल्दी और बिना दरवाजा खोले बाहर नहीं निकल सकता था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन वहां एक नमी का निशान था, जैसे कोई गीली चीज वहां रखी गई हो। सीट के कोने में कुछ चमक रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। वो एक सिक्का था, लेकिन बहुत पुराना, तांबे का बना हुआ, जिस पर ऐसी जबान में कुछ लिखा था जो आज के जमाने की नहीं थी।
सिक्का इतना ठंडा था कि उसे पकड़ते ही मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। मैंने बिना एक पल गंवाए टैक्सी को यू टर्न लिया और वहां से इतनी तेज भगाया कि टायरों से धुआं निकलने लगा। उस रात मैं घर नहीं गया। मैं सीधा शहर के मुख्य स्टेशन पर पहुंचा और वहां टैक्सी पार्क करके पूरी रात स्टीयरिंग पर सर रखकर बैठा रहा। मेरी आंखों से नींद गायब थी, बस वही चेहरा और वही ठंडी छुअन मेरी यादों में घूम रही थी। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण ने शहर को छुआ, तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं गाड़ी लेकर अपने पुराने दोस्त और मैकेनिक सादिक चचा के पास पहुंचा। सादिक चचा मेरी हालत देखकर दंग रह गए। अली, क्या हुआ तुझे? ऐसा लग रहा है जैसे तूने मौत को करीब से देखा है। मैंने कांपते हाथों से उन्हें वो सिक्का दिखाया और रात का पूरा वाकया सुनाया। सादिक चचा ने जब वो सिक्का देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और लंबी खामोशी के बाद बोले, अली, तू बहुत किस्मत वाला है कि आज जिंदा मेरे सामने बैठा है। जिस जगह की तू बात कर रहा है वो खूनी मौत के नाम से मशहूर है। क्या मतलब? मैंने पूछा। तकरीबन 20 साल पहले ठीक इसी तारीख को वहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक अमीर घर की लड़की जो अपनी शादी के जोड़े में थी, अपने शौहर के साथ वहां से गुजर रही थी। कहते हैं कि उनके पास बहुत से पुराने और कीमती सिक्के थे जो उनकी खानदानी विरासत थे। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। शौहर तो मौके पर ही मर गया, लेकिन वो लड़की तड़प तड़प कर मरी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। लोग कहते हैं कि वो आज भी रात के वक्त वहां लिफ्ट मांगती है, शायद अपना अधूरा सफर पूरा करने के लिए या फिर किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। मेरे बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। चचा, उसने मुझे छुआ, उसने मुझसे बातें की। सादिक चचा ने मेरी तरफ हमदर्दी से देखा। वो रूहें अधूरी होती हैं अली, वो तुम्हारी जिंदगी की एनर्जी खींचना चाहती हैं। जो सिक्का उसने तुझे दिया है वो एक निशानी है कि उसने तुझे चुन लिया था, लेकिन शायद तेरी किस्मत अच्छी थी या किसी की दुआ तेरे साथ थी कि तू बच निकला। मैंने वो सिक्का वहीं जमीन पर फेंक दिया। मैं अब कभी रात को टैक्सी नहीं चलाऊंगा चचा, कभी नहीं। उस दिन के बाद अली रजा बदल गया। मैंने अपनी टैक्सी का नाइट परमिट बेच दिया। अब जैसे ही शाम के साए गहरे होने लगते हैं, मैं अपनी गाड़ी गराज में खड़ी कर देता हूं और अपने बच्चों के पास चला जाता हूं। आज भी जब कभी बारिश होती है और मिट्टी की वैसी ही नमी वाली महक आती है, मेरा जिस्म कांप उठता है। मुझे अपनी गर्दन पर वो बर्फीली छुअन महसूस होती है और कानों में वही फुसफुसाहट गूंजती है। क्या तुम्हें रात से डर लगता है अली? उस रात ने मुझे सिखा दिया कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जो सायों और अंधेरों में बसती है। हम इंसान जिसे महज कहानियां समझते हैं, वो कभी कभी हमारे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है और उस दुनिया से होने वाली मुलाकात की कीमत कभी कभी एक पुराना सिक्का नहीं बल्कि आपकी रूह होती है। शहर की उन सुनसान सड़कों पर आज भी वो औरत लिफ्ट मांगती होगी, अपनी उसी भारी चादर में लिपटी हुई किसी और अली का इंतजार करती हुई। लेकिन मैं अब सिर्फ रोशनी का मुसाफिर हूं। अंधेरे से मेरा रिश्ता उस रात हमेशा के लिए टूट गया। अक्सर रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूं और बाहर हवा तेज चलने लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है, कोई जो बिना आवाज किए मुझे देख रहा है। मैं अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता हूं और सुबह का इंतजार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते और कुछ मुसाफिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। उस पुराने सिक्के को सादिक चचा ने शायद कहीं फेंक दिया होगा, या शायद वो आज भी उसी वर्कशॉप की धूल में दबा होगा, लेकिन उसकी ठंडक आज भी मेरे हाथों में महसूस होती है। लोग कहते हैं कि वो मोड़ अब बंद कर दिया गया है और सरकार ने वहां एक नया रास्ता बना दिया है, लेकिन रूहों के लिए रास्ते और दीवारें कोई मायने नहीं रखती।
मेरी कहानी उन सब के लिए एक सबक है जो रात के सन्नाटे को सिर्फ खामोशी समझते हैं। याद रखिए, जब आप अंधेरे में अकेले होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। कोई है जो आपकी धड़कनों को गिन रहा है, कोई है जो आपकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा है, और शायद कोई है जो आपकी टैक्सी के पीछे वाले दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। भैया, आगे तक छोड़ दोगे? ये आवाज़ जब भी मेरे ख्यालों में गूंजती है, मैं अपनी खिड़कियां और मजबूती से बंद कर लेता हूं, क्योंकि अली रज़ा अब जान चुका है कि हर सवारी मुसाफिर नहीं होती और हर मंजिल ज़मीन पर नहीं होती। कुछ मंजिलें कब्रों के सन्नाटे में छुपी होती हैं, जहां सिर्फ सिसकियां और पुराने सिक्कों की खनक बाकी रह जाती है। रात का वो खौफ अब मेरा हिस्सा बन चुका है। मैं जब भी अपनी बेटी को गले लगाता हूं, मुझे शुक्र होता है कि उस रात उस ट्रक की रोशनी ने मुझे बचा लिया, वरना शायद आज मैं भी उस पुराने मोड़ पर किसी टैक्सी का इंतजार कर रहा होता, एक पुरानी चादर ओढ़े और हाथों में वो बर्फीली सिक्का लिए। जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम होता है, और कभी-कभी ये फासला सिर्फ एक टैक्सी की सवारी जितना होता है। मैंने वो फासला तय किया और वापस लौट आया, लेकिन मेरी रूह का एक हिस्सा शायद आज भी उसी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा है, उस ठंडी छांव के साथ, उस अधूरी दास्तान के साथ। अब शहर की रोशनी मुझे सुकून देती है। बल्ब की पीली रोशनी, दुकानों के साइन बोर्ड्स और लोगों का शोर, ये सब मुझे यकीन दिलाते हैं कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुँचती है, मेरा दिल एक पल के लिए थम जाता है। मुझे याद आता है वो घूंघट, वो जख्म और वो हंसी। क्या वो अभी भी वहाँ है? क्या वो अभी भी लिफ्ट मांगती है? इन सवालों के जवाब मैं कभी नहीं जानना चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ कि अली रज़ा अब सूरज के साथ जागता है और सूरज के साथ ही सो जाता है, क्योंकि रात अब मेरी नहीं रही, रात अब उसकी है। इस कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन उस सड़क का सन्नाटा आज भी जिंदा है। अगर कभी आप भी रात के 2 बजे शहर के बाहर किसी सुनसान मोड़ से गुजरें और आपको सड़क किनारे कोई चादर में लिपटा साया नजर आए, तो मेरी सलाह मानिएगा, रफ्तार बढ़ा दीजिएगा और पीछे मुड़कर कभी मत देखिएगा, क्योंकि कुछ मुसाफिर किराया नहीं, आपकी जान मांगते हैं। और उनकी दी हुई निशानी, वो पुराना सिक्का, आपकी पूरी जिंदगी की नींद चुराने के लिए काफी होता है। मेरा सफर खत्म हुआ। टैक्सी अब गैराज में है और दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर लिया है। शब खैर। लेकिन क्या सच में ये रात खैर वाली है, या फिर अंधेरे के किसी कोने में वो फिर से मुस्कुरा रही है? सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा ही अब मेरा साथी है, और यही सन्नाटा सबसे डरावना है, क्योंकि इसी सन्नाटे में उसकी आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। अली, तुम भाग नहीं सकते। शायद वो सही कहती है। हम अपनी यादों से और उस खौफ से कभी नहीं भाग सकते जो एक बार हमारी रूह को छू ले। टैक्सी ड्राइवर अली रज़ा की यही कहानी है, एक ऐसी रात की कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे साल बीतते गए, लोग इस वाकये को भूलने लगे। कुछ लोग इसे सिर्फ मेरा वहम कहने लगे। कुछ ने कहा कि अली बुढ़ापे में सतिया गया है, लेकिन मैं जानता हूं जो मैंने महसूस किया। मेरी टैक्सी की वो पिछली सीट जहां वो बैठी थी, आज भी छूने पर बाकी गाड़ी से ज्यादा ठंडी महसूस होती है। मैंने उस सीट का कवर 3 बार बदला, उसे धूप में खड़ा किया, यहाँ तक कि उस पर इत्र भी छिड़का, लेकिन वो पुरानी मिट्टी और सड़ते फूलों की गंध कभी नहीं गई। सदीक चचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, अली, जो चीज़ें दूसरी दुनिया से आती हैं वो अपना निशान छोड़ जाती हैं। वो निशान सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि नसीब पर होता है। उनकी बात सच साबित हुई। मेरी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी।
मुझे अक्सर सपने में वही कब्रिस्तान और वही बरगद का पेड़ नजर आता। मैं देखता कि मैं अपनी टैक्सी चला रहा हूं और वो मेरे पीछे बैठी है। हर सपने में वो थोड़ी और करीब आ जाती। एक रात सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक मुझे लगा कि मेरे कमरे का दर्जा हरारत गिर रहा है। मेरी सांसें फिर से धुएं की तरह दिखाई देने लगी। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा, वो गहरी नींद में थी। तभी मुझे कमरे के कोने में एक साया नजर आया। वही गहरी चादर, वही लंबे बाल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। मेरा गला सूख गया था। वो साया धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, बस एक ठंडी लहर थी जो उसके साथ चल रही थी। सफर अभी पूरा नहीं हुआ है अली, उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। तुमने उस रात मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाया था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। वो मेरे चेहरे के ऊपर झुक गई। उसकी आंखें, वो अनंत अंधेरा मुझ में समाने लगा। उसने अपना बर्फीली हाथ मेरे गाल पर रखा। मेरा सफर कोई जगह नहीं है अली, मेरा सफर एक रूह है, तुम्हारी रूह। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून मेरी त्वचा को छू ही रहे थे कि अचानक बाहर से फज्र की आज़ान की आवाज़ गूंज उठी। आज़ान की आवाज़ सुनते ही वो साया जैसे धुएं में बदलने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का एक मिला जुला एहसास आया। अगली बार कोई आज़ान तुम्हें नहीं बचाएगी, वो फुसफुसाई और गायब हो गई। मैं पसीने से तरबतर उठ बैठा। मेरी बीवी जाग गई थी। क्या हुआ अली, तुम क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैं बस उसे गले लगाकर रोने लगा। उस दिन मैंने तय किया कि मैं ये शहर छोड़ दूंगा। मैंने अपनी टैक्सी बेच दी, अपना पुराना घर छोड़ दिया और एक दूर के गांव में जाकर बस गया, जहां बिजली भी मुश्किल से आती है, लेकिन वहां लोग जिंदा हैं, वहां रूहों का बसेरा नहीं है। आज मैं एक छोटा सा खेत जोतता हूँ, शहर के शोर और टैक्सी की भागदौड़ से बहुत दूर। लेकिन हर साल उसी तारीख को मुझे अपने हाथ की उसी उंगली में दर्द महसूस होता है जिससे मैंने वो सिक्का उठाया था। ये दर्द मुझे याद दिलाता है कि वो अभी भी इंतज़ार कर रही है। वो कहीं ना कहीं किसी और टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी होगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या होगा अगर कोई और ड्राइवर उसकी बातों में आ गया? क्या होगा अगर उसने उसे नहीं छोड़ा? जिंदगी बहुत कीमती है और कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहना चाहिए। अली रजा की कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन वो साया आज भी भटक रहा है। सड़कें कभी सोती नहीं हैं और रात कभी खत्म नहीं होती। बस हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगली बार जब आप रात को अकेले गाड़ी चला रहे हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद आप सही सोच रहे हैं। सावधानी बरतें, क्योंकि अंधेरे में सिर्फ डर नहीं, बल्कि वो मुसाफिर भी छुपा है जिसे कोई मंजिल नहीं मिली। अली रजा अब सिर्फ एक किसान है, लेकिन उसका अतीत आज भी उसके साये की तरह उसके साथ चलता है। और शायद यही असली सजा है, उस मंजिल तक ना पहुंचना जहां सुकून मिलता है। कहानी का असली अंत कभी नहीं होता, सिर्फ पन्ने पलट जाते हैं। और मेरा पन्ना अब पीला पड़ चुका है, लेकिन उस पर लिखी स्याही अभी भी गीली है, उसी नमी की तरह जो उस रात टैक्सी की सीट पर थी। अल्लाह हाफिज। क्योंकि उस रात के बाद मुझे समझ आ गया कि सुरक्षा सिर्फ एक दुआ में है, वरना ये दुनिया और उसके साए हमें कब निगल जाएं पता भी नहीं चलेगा। सन्नाटा, एक बार फिर सन्नाटा छा गया है, और इस बार मैं उस सन्नाटे से नहीं डरता, क्योंकि मैंने मौत की आंखों में झांका है और वापस लौट आया हूँ।
और जो मौत को करीब से देख लेता है उसे जिंदगी की अहमियत समझ आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर मुमकिन हो तो रात को टैक्सी मत चलाइएगा। कुछ सवारियां कभी उतरती नहीं हैं, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है और हिम्मत और यकीन से हर खौफ को हराया जा सकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करो, क्योंकि असली ताकत आपके अंदर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस सिचुएशन में क्या करते।